Morning friends, this is Fahim Ahmed. Welcomes to Daily Vocab by Fahim sir. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस कर रहे थे कि आप सर कोई प्रैक्टिस ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। एक्चुअली इस लॉकडाउन में हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सारी की सारी बंद हैं, जिस वजह से आप डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिमोटिवेट ना हो। एसएससी ने अपने सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, आपको भी पता चली गया होगा, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, या इसके साथ साथ गाइस सीएचएसएल हो, उसके जो एग्जाम्स हमारे रह गए थे सीएचएसएल के, वो भी पोस्टपोन हो गए और हमारे स्टेनोग्राफर वाला भी पोस्टपोन हो गया। तो लगभग एसएससी ने अपने सारे ही एग्जाम पोस्टपोन कर दिए। तो फ्रेंड्स, आपके इस डिप्रेशन को देखकर मुझे यहाँ स्टार्ट करना पड़ा सेशन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं फ्रेंड्स। मैं आपके साथ यहाँ बना रहूंगा जब तक भी ये लॉकडाउन है, इसमें मैं आपको बिल्कुल पढ़ाता रहूंगा। जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन खुलता है, ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ गाइज मैं ग्रामर के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल रूट एंड ब्रांच यानी बेसिक टू एडवांस लेवल पे यहाँ कराऊंगा और प्रैक्टिस मोड पे कराऊंगा। यहाँ जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसके 2 या 3 सेशन उसके एडिक्शन के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी लाए जाएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आज का मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है गाइज, वो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का किया है। ये टॉपिक मैंने इसलिए ज्यादा जरूरी समझा पहले क्योंकि गाइज हमारा अगर स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर में जो 30 नंबर की इंग्लिश है, जिसमें हमारे 3 टॉपिक होते हैं, एडट्रैक्शन का हुआ, फिलअप्स का हुआ या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। इन तीनों ही टॉपिक में फ्रेंड्स सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का चैप्टर चूज किया है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको डेली एक रिकॉर्डिंग क्लास देता रहूंगा। अभी लाइव में नहीं ले सकता क्योंकि एक्चुअली ठाकुर द्वारे के हालात आपको पता ही है कि मैं वहां भी जा नहीं सकता और स्टूडियो जो है मेरा ठाकुर द्वारा में ही है, जिसकी वजह मतलब क्योंकि वाईफाई वहाँ ही है तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने यहाँ कोशिश भी की थी कल, लेकिन एक्चुअली नेटवर्क वीक होने की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास आपको डेली देता रहूंगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन सभी फ्रेंड्स को अपने भेजिए जो एसएससी के एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं। ठीक है, उन सभी को आप ये सेशन शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे लेवल से और बहुत इजी वे में हम समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो लोप होता है हमारा, उसे हम सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें बेसिक 2 कॉन्सेप्ट लागू होते हैं हमारे। अब मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल। तो इसमें बेसिक 2 रूल होते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आएगी। मान लो किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है गाइस, तो इस स्थिति में आने वाला वर्ब भी हमारा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसके साथ साथ अगर उस सेंटेंस में पोजीशन शो कर रखा है तो हम जानते हैं कि पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसलिए आने वाला पोसेसिव केस जो होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसमें आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही क्या होंगे गाइस, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। यानी इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर फॉर्म, in that condition the verb and the pronoun are always in singular form. Understand? अगर सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स सिंगुलर फॉर्म में होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, से लिखा हुआ ही राइट्स एन एप्लीकेशन टू हिज प्रिंसिपल। तो गाइस, अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो राइट है तो ये कैसी वर्ब है हमारे यहाँ, फिनिट वर्ब है। फिनिट वर्ब कौन सी होती है हमारी गाइस, वो वर्ब होती है जिसका अपना परमानेंट सब्जेक्ट होता है। और फिनिट वर्ब में हमारी क्या क्या आ सकती है, इसी फिनिट वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसके साथ साथ गाइस ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। पर हम जनरली जानते हैं कि फिनिट वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये प्रोनाउन जो है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और हमें पता है इसका अगर हम नंबर की बात करें तो ये क्या हमारा सिंगुलर फॉर्म में, और अगर जेंडर की बात करें तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। ओके गाइस, अगर हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या हमारे सिंगुलर फॉर्म में क्योंकि V5 है और हम जानते हैं किसी भी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 5। V1, V2, V3, V4
और V5। गाइस अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 जो होती है वो हमेशा कैसे यूज होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और अगर मैं V5 की बात करूं फ्रेंड्स तो V5 जो होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। V5 मीन्स होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं V5, जो हमेशा हमारे किस में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर मैं V4 की बात करूँ तो गाइस ये हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज दिखाई देती है, मतलब काम को जारी रखती है। इसमें ही हमारा जीरन भी दिखाई देता है, ठीक है। और पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है वो भी यही होती है। आपको बताया जाएगा कि जीरन में, पार्टिसिपल में और वर्ब में क्या अंतर होता है। अगर मैं पार्टिसिपल की बात करूँ तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि आईएनजी जुड़ती है उसमें भी। और अगर मैं जीरन की बात करूँ तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर वर्ब की बात करूँ तो वो हमेशा बी के बाद जो चौथी फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। ये ध्यान रखेंगे आप, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी हमारी वो बी के बाद होगी, इज, एम, आर, वॉज, विल बी और शैल बी के बाद क्या होती है गाइस, वर्ब होती है, ठीक है। बाकी जब चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे तो रूट एंड ब्रांच बताया जाएगा। अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ये परफेक्शन को शो करती है, मतलब परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। अगर गाइस मैं इसकी बात करूँ V2 की तो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती है। तो ये V5 यूज हुई है, V5 क्या होती है हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद जो आएगा नाउन या प्रोनाउन वो क्या होता है गाइस, हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद क्या होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब इसमें ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। एक दे रखा है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक दे रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी सेंटेंस में गाइस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है, फिर बाद में इनडायरेक्ट रखा जाता है, तो हमेशा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। वो टू भी हो सकता है और फॉर भी, अंडरस्टैंड। अगर मीनिंग के आधार पर अगर के लिए का मीनिंग निकल के आता है तो हम फॉर लगाते हैं, अन्यथा टू। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि तुम ये फल अपने बच्चों के लिए खरीदते हो, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आए, एक तो फल आया और एक बच्चे। तो अगर मैं फलों को पहले रखूंगा फिर बच्चों को, और मीनिंग क्या निकल के आ जाता है के लिए, तो हमें प्रीपोजिशन फॉर रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आती है, कंडीशन ये है कि वह अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखता है, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ के लिए का मीनिंग आया नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड, टू लगाना पड़ेगा, ओके। अब मेन बात ये थी कि देखो यहाँ वर्ब सिंगुलर है। अब ये जो प्रोनाउन है हमारा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक। इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ही को डिनोट करता है, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, हिज, ओके। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, विनय गोज टू द ऑफिस ऑन हिज बाइक। तो विनय क्या है हमारा गाइस, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन क्या कहलाता है हमारा, प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन सामान्यता क्या होती है हमारी, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो देखो V5 आया तो वो सिंगुलर है, अंडरस्टैंड। इस ऑफिस से पहले हमने द इसलिए लगाया क्योंकि ऑफिस है किसका, विनय का, अंडरस्टैंड। क्योंकि वो डेफिनिट है ऑफिस, क्योंकि वो जाता कहाँ है, अपने कार्यालय, किसी और के कार्यालय में नहीं जाता, इसलिए हम डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्टैंड। दूसरी बात गाइस वो गति कर रहा है, और किससे कर रहा है, बाइक से, यानी यात्रा कर रहा है। तो सिंपली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी दो पहिया वाहन से या किसी जानवर या किसी पक्षी से यात्रा की जाती है तो हमेशा उस वाहन, उस पक्षी और उस जानवर से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। और उस वाहन या पक्षी या जानवर को चलाने के लिए क्या यूज करते हैं वर्ब, राइड। उसके चालक को क्या बोलते हैं, राइडर, ड्राइवर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। अगर वो वाहन जिससे हम यात्रा करते हैं फ्रेंड्स, अगर उसमें दो से ज्यादा पहिया होते हैं तो हम प्रपोजिशन वाई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो वाहन हमारा निजी होता है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उस वाहन में रंग दे रखा है, रंग को मतलब स्पष्ट रंग को रिवील कर रखा है, उसका कलर दे रखा है, कलर शो कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीजें कहाँ लागू होंगी फ्रेंड्स, दो से अधिक पहिया वाले वाहन में, अंडरस्टैंड। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब भी सिंगुलर है, और प्रोनाउन क्या है हमारा, हिज, क्योंकि विनय क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है, और जेंडर क्या है इसका, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है, ही को, और ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इसका एक्सेप्शन है गाइस हमारा आई, जैसे आपको दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ कहने का मतलब है क्या, तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जो आई है हमारा, आई दिखता है हमें सिंगुलर फॉर्म में, परंतु इसका भाव जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। इसलिए गाइस
आई के साथ आने वाला जो वर्ब होता है सामान्यतः प्लूरल फॉर्म में होता है, परंतु दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? एक होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, और एक कंडीशन होती है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें हम आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर जगह हम आई के साथ फ्रेंड्स किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल वर्ब का। अंडरस्टैंड? इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट डला हुआ है इसमें यू। तो गाइस यू जो होता है हमारा, अगर हम यू की बात करें तो यू जो होता है फ्रेंड्स, ये दोनों तरह के कॉम्प्लीमेंट अपने साथ ले सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, परंतु इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। हमेशा यू के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा, याद रखना। तो आई होप ये गाइस आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है subject is plural, verb is plural. It means the subject of a sentence is in plural form. In that condition, the verb and the pronoun are always in plural form. ठीक है? I mean to say friends, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा plural form में होता है तो उसमें आने वाला verb और pronoun दोनों ही plural form में होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड, पहला एग्जांपल है दे आर राइडिंग अ बाइसिकल। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि दो पहिया वाहन को चलाने के लिए हम राइड का इस्तेमाल करते हैं, उसके चालक को राइडर कहते हैं, इसलिए हमने देखो यहाँ के यूज किया राइड। अंडरस्टैंड? तो दे क्या होता है हमारा गाइस? प्लूरल प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इट, शी और ही, इनका जो प्लूरल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? हमारा दे होता है। अंडरस्टैंड? तो दे हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसके साथ इसमें आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में। और हमें पता है कि बी के बाद जब बिफोर आता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो यहाँ बिफोर वर्ब आई है, तो ये कौन सा टेंस में हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अंडरस्टैंड? दे आर राइडिंग अ बाइसिकल। अब बाइसिकल इसलिए इस्तेमाल किया गाइस क्योंकि बाइसिकल हमारी कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाया जाता है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन पहली बार इस्तेमाल की जाती है तो इस स्थिति में आने वाला नाउन जो होगा, तो इस स्थिति में हमेशा उस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाया जाता है। अगर वो नाउन गाइस हमारी दोबारा इस्तेमाल की जाती है तो ऐसी कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल डा का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप गाइस ये एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल की ओर बात करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा वी आर प्लानिंग टू विजिट कनाडा विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमारा वी क्या है? प्लूरल फॉर्म में। आई का अगर हम प्लूरल की बात करें तो आई का प्लूरल क्या होता है? हमारा वी होता है, और दोनों ही स्पीकर होते हैं। आई का भाव प्लूरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब क्या आता? हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हमें पता है देखो वी के बाद इसमें भी आईएनजी जुड़ा हुई, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, और प्लान अपने साथ के लेते हैं इंफिनिटिव टू, तो यह पार्ट हमारा पूरा सही है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, विजिट के बाद जिस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे उस ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि विजिट का मतलब होता है टू सी और टू वॉक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखते घूमते हुए किसी चीज को देखना, विजिट करना, किसी को घूमना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कनाडा कहलाता है। वो क्या कहलाता है हमारा गाइस? एक तरीके से विजिट कहलाता है। फिर कहना चाह रहा हूँ कि देख, घूमते हुए देखना विजिट कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा गाइस? यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो वो कहना चाह रहा है कि हम योजना बना रहे हैं क्या करने की? कनाडा घूमने की। ठीक, विद के साथ, किसके साथ? अपने। तो अब ये बी के साथ हम पोजीशन शो कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स किसके? हमारे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बी का पोजीशन केस क्या आता है हमारा गाइस? आवर आता है। ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, if the subject of a sentence is singular noun then it takes a singular verb. I mean to say, जब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ऐसी कंडीशन में आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही गाइस हमारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो, काटी इज ऑलवेज पंक्चुअल
एंड शी कम्स हियर ऑन टाइम। तो काटी हमें पता है प्रॉपर नाउन है गाइस, तो प्रॉपर नाउन में इतनी एबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि वो अपना सब्जेक्ट खुद बना सकती है, ठीक है। उसे किसी आर्टिकल या किसी डिटरमाइनर की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही उसे किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंड। कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, वो जब प्रॉपर नाउन आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हमें पता है कि यहाँ ऑलवेज जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, इसलिए ये हमेशा किससे पहले आएगी गाइस, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी और मेन वर्ब से पहले। तो ये पंक्चुअल जो है यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वी के बाद जब कभी भी कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आता है या एडवर्ब आता है तो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। अंडरस्टैंड। तो पहला सेंटेंस हमारा वर्ब टू में दिया हुआ और दूसरा जो दे रखा है अगला सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट है। अब गाइस यहाँ काटी को हटाकर हमने क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया। तो एक चीज ध्यान रखना, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर उसी संज्ञा के रेपिटेशन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काटी को यहाँ से हटा दिया और काटी की जगह क्या आ गया, हमारा प्रोनाउन आ गया। तो जिस संज्ञा को हम हटाकर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, हमें सबसे पहले उसका जेंडर देखना होता है कि उसमें जेंडर क्या है, फिर उसका नंबर देखना होता है। तो जेंडर इसका फैमिली जेंडर था, नंबर सिंगुलर था, इसलिए हमने क्या लगाया गाइस, शी। ठीक है। अब शी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो देखो V5 हमारी क्या होती है, सिंगुलर। अंडरस्टैंड। हेयर यहाँ प्लेसिंग एडवर्ब है, जो सामान्यतः किसके बाद आती है, मेन वर्ब के बाद आती है। अंडरस्टैंड, मतलब वर्ब के बाद आती है। ऑन टाइम एक होता है इन टाइम। तो गाइज इन टाइम क्या होता है, जब दिए हुए समय में कोई काम होता है तो इसे हम इन टाइम बोलते हैं। और ऑन टाइम वो होता है कि किसी काम के शुरू होने से पहले का जो समय होता है उसे हम ऑन टाइम बोलते हैं। अंडरस्टैंड। आई होप गाइज ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। अ विजिटर हैज कम टू सी अस। तो अगर मैं विजिटर की बात करूँ तो गाइज हमारी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में इतनी एबिलिटी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपना सब्जेक्ट बना सके, इसलिए गाइज उसको हमेशा किसी एग्जेक्टिव या किसी डिटरमाइनर की आवश्यकता होती है। तो जब कभी भी कोई कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन पहली बार किसी सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती है तो हमेशा उस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पहली बार यूज हो रहा है तो सिंपली वो कह रहा है कि कोई विजिटर आया है, क्या करने के लिए, हमसे मिलने के लिए। तो अ विजिटर हैज कम्स टू सी अस। अंडरस्टैंड, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद एंड देन द वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, आई मीन टू से कि इफ टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, in that condition the verb and the pronoun are generally in plural form. Understand? तो गाइस जब कभी भी किसी वाक्य में दो नाउन हमारी एंड से जोड़ी जाती हैं, ठीक है, ये सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जब कभी भी दो सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़ी जाती हैं तो इस स्थिति में आने वाला वर्ब और प्रोनाउन जो होगा वो सामान्यतः प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे मैंने देखो स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास किया, जैसे एक नाउन ये जोड़ी मैंने, एक नाउन ये जोड़ी। अभी जो नाउन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना कि सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकती है, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल होगी फ्रेंड्स तो सिंगुलर काउंटेबल इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सब्जेक्ट बना सके, इसलिए उससे पहले हमें सामान्यतः क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लाना पड़ेगा। अब आर्टिकल अगर हम दोनों के साथ लाएंगे तो सब्जेक्ट दोनों के लिए बातचीत करेगी, तो ऐसी कंडीशन पर हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। लेकिन अगर गाइस हम पहले के साथ आर्टिकल लगाएं दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगाएं तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही नाउन एक ही नाउन को इंडिकेट करेंगी, इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा हमारा वो सिंगुलर में होगा। ठीक है, परंतु अब ये क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट यूनिट बना रही है, तो ऐसी कंडीशन हमारी वर्ब क्या आ जाएगी गाइस, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में। डियर इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इट, ही और शी, इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। ठीक है, अब ये नाउन जो हमारे एक से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा क्या होता है, दे। तो दे का पोजेसिव केस क्या होता है फ्रेंड, हमारा डियर। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट। लाइक दैट राहुल एंड अनीता हैव गॉन टू देयर फ्रेंड्स होम। ठीक है, तो गाइस कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ होम से पहले टू क्यों लगाया है, सामान्यतः तो होम से पहले टू नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी फ्रेंड्स कि जो होम होता है, होम की दो कैटेगरी होती है। ये होम हमारा
एडवर्ब भी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और गाइस ये नाउन भी होता है, ठीक है। तो जब इसे हम एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इस स्थिति में इससे पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि एडवर्ब सामान्यतः अपने साथ किसी प्रीपोजिशन को अलाउ नहीं करती है। जबकि जब हम इसे नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, तो इस स्थिति में इससे पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं बोलूँ सिंपली कि मैं घर जाता हूँ, या मैं वहां जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, तो सिंपली यहाँ एडवर्ब यूज हो रही है। आई गो होम, आई गो टू होम हम नहीं बोल सकते, जैसे आई गो देयर, आई कम हियर, अंडरस्टैंड, क्योंकि प्लेसिंग एडवर्ब होती है और एडवर्ब से पहले हम सामान्यतः कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ओके। परंतु अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करें, जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, आई गो योर होम, तो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि योर क्या है, पोसेसिव केस, और पोसेसिव केस क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो ऐसी कंडीशन में सही सेंटेंस होगा आई गो टू योर होम। इन दैट कंडीशन राहुल अनीता, अब ये प्लूरल फॉर्म में गाइस, तो वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल। देखो हैव हमारे बिल्कुल सही रखा होगा, और हैज हैव हैड के बाद जब कभी भी डायरेक्ट उसके बाद कोई वर्ब आता है तो हमेशा क्या होता है, V3 होता है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रेंड। एक चीज ध्यान रखना है, हैज, हैव और एक होता हमारा हैड, ओके। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगे, अभी आपको ध्यान में रखना है। मान लो इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो V3 होगा फ्रेंड। अगर इसके बाद एक कंडीशन और होती है तुरंत वर्ब की, वो ये भी हो सकती है इन्फिनिटिव की, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, कोई नाउन, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या आ सकता है हमारा, इन्फिनिटिव टू, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, मान लो बेटर आ रहा है या फिर रादर आ रहा है, रादर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा V1 होता है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब कभी भी हैज हैव हैड के बाद बेटर, रादर, देन ये आएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा। नाउन आएगा इनके बाद, फिर बाद में कोई वर्ब आएगा तो इन्फिनिटिव टू, और डायरेक्ट कोई वर्ब आएगा तो V3, और डायरेक्ट हम इन्फिनिटिव टू भी रख सकते हैं, अंडरस्टैंड। जिस आई हैव टू, आई हैज टू, मतलब आई हैव टू, शी हैज टू, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो हमारी प्लूरल होगी गाइस। अब ये देखो, राहुल और अनीता दोनों जा रहे हैं, और दोस्त किसका है गाइस हमारा, ये इन दोनों का है, क्योंकि फ्रेंड किसका हुआ, दोनों का हुआ, तो ये एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल फॉर्म में हो गए, तो ऐसी कंडीशन पोसेसिव केस क्या आएगा हमारा, देयर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम प्रोनाउन है। जब कभी भी हम सेम प्रोनाउन एंड से जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में पोसेसिव केस हमेशा देयर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जोड़ता तो हम आवर का इस्तेमाल करते, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जोड़ता तो हम योर का इस्तेमाल करते, ठीक है। तो गाइस यहाँ ऐसी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, दियर, ओके। और देखो यहाँ टू इसने लगाया क्योंकि यहाँ नाउन कितना इस्तेमाल हुआ है, ओके। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड, अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर हैव बीन इंस्टॉल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन दोनों यूज हुई है, काउंटेबल नाउन यूज हुई है, तो दोनों से पहला आर्टिकल लगा हुआ है। अगर मान लो फ्रेंड ये आर्टिकल ना दिया होता तो कंप्यूटर और प्रिंटर एक ही होता, तो इस कंडीशन में वो हमारी सिंगुलर आती। लेकिन देखो अब यहाँ प्रिंटर अलग हो गया और कंप्यूटर अलग हो गया, तो इस कंडीशन में वो हमारी प्लूरल आएगी। कोई प्रोनाउन यूज करते तो वो प्लूरल आता, अंडरस्टैंड। अगर इसके पोजीशन के लिए यूज करते तो अब यहाँ दोनों इंस्टॉल हो गए हैं। वो सिंपली कह रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर जो है इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ओके। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा गाइस, तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं उसके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, अंडरस्टैंड। आगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड हमारा, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद एन बट बिफोर देम देयर इज ईच एवरी एक्सेट्रा देन इट टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म। आई मीन टू से फ्रेंड कि जब कभी भी ईच या नाउन से दो या दो से अधिक नाउन्स जोड़ी जाती, जब कभी ईच और एवरी से दो या दो से अधिक नाउन्स जोड़ी जाती हैं, तो ये गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि वो आने वाला नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा, और आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और पोसेशन जो यूज करेंगे वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक। तो देखो एक तो एंड से जोड़ सकते हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव इतना यूज हुआ तो नाउन आ गया, तो जो नाउन होगा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल, ओके। अब वर्ब जो आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी, प्रोनाउन सिंगुलर होगा। प्रोनाउन जो होगा पोजीशन वो हमेशा इस नाउन के जेंडर के हिसाब से होगा, जेंडर के।
इनका जो जेंडर होगा और जो नंबर होगा, नंबर तो सिंगुलर है ही लेकिन जेंडर के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। अब जेंडर में देखना होता है कि हमारा किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमें प्रोनाउन रखना होगा। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इनवाइटेड। देखो ऑफिसर भी कॉमन जेंडर है और मैनेजर भी, और हम जानते हैं कि कॉमन जेंडर जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करता है, इसलिए आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ही के पोसेसिव केस यूज करना। और अगर हम वर्ब यूज करें तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो देखो ये ऑफिसर भी है सिंगुलर फॉर्म में फ्रेंड, और मैनेजर भी, क्यों? क्योंकि ईच के बाद आ रहे हैं। दूसरी बात, पोजीशन यहाँ शो हुआ नहीं है, लेकिन वर्ब जो आई है वर्ब भी देखो सिंगुलर है, ठीक है। अगर पोजीशन शो करते तो हम ही के पोसेसिव केस को इस्तेमाल करते, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, क्योंकि कॉमन जेंडर को शो कर रहा है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल इजिली आप समझे होंगे। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है, द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज टू रेस्पेक्ट दियर। एक्चुअली हमारी टेक्निकल टीम ने गलत कर दिया है, देयर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बात चल रही है पेरेंट्स की, वो या तो बॉय के पेरेंट्स है या फिर लड़की के, दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स की यहाँ बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ आना चाहिए हमारा हिज। हिज क्यों आना चाहिए, हर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, हमारी कैपेसिटी की, अगर या एबिलिटी की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर की ज़्यादा होती है फेमिनिन जेंडर की तुलना में, इसलिए हम यहाँ किसके ही के लिए। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा ड्यूटी, क्योंकि जब कभी भी ऑफ से तो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऑफ से पहला आया हुआ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में आया हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स जो है इन दोनों में से किसी एक के, इसलिए हम यहाँ यूज इस्तेमाल करेंगे, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो ये डियर गलत था फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, एवरी चाइल्ड, बॉय, स्टूडेंट एंड गर्ल इज सीरियस अबाउट हिज करियर। देखो चाइल्ड जोड़ा सिंगुलर ही आएगा, बॉय भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है, गर्ल भी, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा होगा आपको कि मैंने हिज ही क्यों लगाया, मैंने हर क्यों नहीं लगाया। तो देखो सुनो, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड क्या है हमारा, न्यूट्रल जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर किसको डिनोट करता है, इट को। ओके, अगर हम बात करें बॉय की तो मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर किसको इस्तेमाल कर किसको डिनोट करता है, ही को। स्टूडेंट कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर में किसको डिनोट करता है, ही को। तो गाइज हमारा देखो मैस्कुलिन जेंडर और कॉमन जेंडर दोनों दे रखी है, तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा दे रखी है। इस स्थिति में हमें क्या लेना पड़ेगा, ही के प्रोनाउन को लेना पड़ेगा, ना कि शी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हिज करियर। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट। तो गाइज आज के सेशन का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद एंड्स टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग और एक्सप्रेशन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। एग्जांपल्स। तो गाइज आई नीड टू से, मेरा कहने का मतलब ये है, जब कभी भी दो सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़ी जाती हैं और वो सिंगल यूनिट बनाती हैं, एक ही यूनिट बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। परंतु गाइज अगर वो डिफरेंट यूनिट बनाती हैं, अलग अलग यूनिट बनाती हैं, तो इस स्थिति में आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ब्रेड एंड बटर, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रेड और बटर दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतः किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना सब्जेक्ट बना सकती है। अंडरस्टैंड। लेकिन देखो गाइस इन दोनों को मिलाकर एक बन रही है, एक यूनिट बन रही है ब्रेकफास्ट। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, मैंने सिंगुलर फॉर्म आएगा। मैं इसी को ऐसे ही बोल सकता था कि ब्रेड एंड बटर इज अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट, तब भी हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते। लेकिन अगर मैं गाइस इसको ऐसे यूज करता कि ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हमारा आर आया था, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेसेसरी दोनों हैं, ब्रेड भी और बटर भी, इसलिए वहां हम क्या लगाते गाइस, आर लगाते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। इसी तरह के कुछ और भी पेयर हैं, जैसे ये तो ब्रेड एंड बटर तो है ही, राइस, करी, और हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकर, क्राउन एंड ग्लोरी। तो गाइस ये ऐसे पेयर होते हैं कि सिंगल यूनिट बनाते हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है, और प्लूरल यूनिट बनाते मतलब डिफरेंट यूनिट बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ समझा भी रखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर हेल्थ। तो आर क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही नेसेसरी है, ना कि एक ही। मैंने बोला कि हेल्थ के लिए दोनों ही जरूरी, रोटी भी जरूरी है और मक्खन भी। ठीक है,
अभी एक सिंगल यूनिट नहीं बना रहे, जबकि ऊपर सिंगल यूनिट बनाए थे ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड विद in addition to, besides, beside, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by। तो गाइस इसमें हमारे ज़्यादातर क्या है, प्रपोजिशन है और एक्सप्रेशंस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, प्रपोजिशन और एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उनसे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है सामान्यतः सब्जेक्टिव केस में होता है। तो गाइस इसीलिए इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है फ्रेंड्स, वो सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि यस ऐसे कह सकते हैं। तो सामान्यतः किस फॉर्म में होता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, ध्यान रखेंगे जब कभी भी इनसे दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, या दो सब्जेक्ट तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं और एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी इनसे दो शब्द जोड़े जाते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, तो इनके बाद में जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और इनसे पहले जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में होता है। इसलिए आगे जो वर्ब आएगा तो वर्ब जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। प्रोनाउन भी जो होगा वो भी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मैंने देखो दो सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट ये जोड़ रखा और यहाँ मतलब दो वर्ड जोड़ रखे, यहाँ प्रोनाउन जोड़ रखा और यहाँ नाउन जोड़ रखा, अंडरस्टैंड। तो आपको मैंने भी ये बताया कि इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रपोजिशन होते हैं और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और इनसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट जो होगा इस सेंटेंस का वो यू होगा, ना कि ब्रदर। अब यू के साथ वर्ब कैसे आती है, प्लूरल फॉर्म। तो ये ध्यान रखेंगे गाइस कि जब कभी भी इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर भी, अकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय या गवर्न्ड बाय से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, तो इनसे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है और इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसलिए आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आते हैं, क्योंकि हाइलाइटर होते हैं पहले वाले के, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमारे को कुछ कंजक्शन भी होते हैं जो हाइलाइटर पहले वाले के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एज वेल एज, उसी तरह से एज मच एज, और नो लेस देन, नो लेस देन, और होता है हमारा एंड नॉट। तो गाइस जब कभी भी एज वेल एज, एज मच एज, नो लेस देन या एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, इनसे सब्जेक्ट जोड़ेंगे क्योंकि कंजक्शन है, और कंजक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो इससे पहले आता है वो इसके बाद में भी आता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं सब्जेक्ट भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कंजक्शन से पहले जो आएगा गाइज हमारा सब्जेक्ट, उसके अनुसार हमारा वर्ब आता है, ठीक है। तो जब कभी भी ध्यान रखना है इनसे दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे हम, तो आगे जो वर्ब या प्रोनाउन आएगा तो वो किसके हिसाब से आएगा, हमारा पहले वाले के हिसाब से, क्योंकि हाईलाइटर होते हैं किसके, पहले वाले के, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। लाइक दैट, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ शी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल, ठीक है। तो टुगेदर विद ये एक्सप्रेशन है गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद जो नाउन आया है ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जबकि इससे पहले जो आया है वो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में, इसे रखा हुआ। अब वर्ब जो आएगी किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। और पोसेसिव केस भी किसके हिसाब से शो करेंगे, शी के, तो क्या आएगा हमारा हर, अंडरस्टैंड। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें अगर आपको एग्जांपल लेना तो जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, अगर मैं ये लिखूं, मैं अगर ऐसे बोलूं कि आई एज वेल एज यू आर brilliant student, ऐसे पेन टैप अभी सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई एज वेल एज यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट,
तो गाइज एज वेल एज जो दे रखा है, हाईलाइटर किसका होगा, आई का, मतलब पहले वाले का। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, आई हुआ, तो आई के हिसाब से वर्ब क्या आएगी हमारी, एम आएगी, आर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हाईलाइटर किसको होते हैं, पहले वाले। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइज अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और एक और होता है हमारा नन बट, एक और होगा फ्रेंड हमारा नन बट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट हमारे नॉट ओनली बट ऑल्सो या नाइदर नोर, नाइदर नोर को हम नीदर नोर भी बोलते हैं, नीदर अमेरिकन में बोलते हैं और नाइदर ब्रिटिश में। आइदर और को हम ईदर और भी बोलते हैं, ईदर अमेरिकन में बोलते हैं और आइदर ब्रिटिश में। एक होता है नन बट। तो आपको ध्यान रखना कि हाईलाइटर किसके होते हैं, बाद वाले के। यानी जब कभी भी दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे हम, तो ये ध्यान रखना कि आने वाला जो वर्ब और प्रोनाउन होगा वो इनके बाद में जो आएगा, यानी वट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब रखेंगे। ठीक है, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से, और के बाद जो आएगा उसके हिसाब से, वट के बाद जो आएगा उसके हिसाब से। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ, जब कभी भी मतलब दो सब्जेक्ट्स, मैं कह सकता हूँ कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, none but. In that condition, the verb and the pronoun are used or placed according to the second subject. तो सेकंड सब्जेक्ट कौन होता है हमारा, बाद वाला। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं गाइस। ये जो नियरेस्ट लिखा है एक्चुअली हमारी टेक्निकल टीम किताब में से कॉपी पेस्ट कर देती है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। नियरेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि हाईलाइटर किसके होते हैं, बाद में वाले के ना। तो हमेशा आने वाला जो वर्ब होगा वो बाद वाले ही होगा, बाद वाले के हिसाब से आएगा। एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करते हैं, जैसे neither you nor I am going to see him। ठीक है, तो देखो एक सब्जेक्ट जोड़ा हमने you और एक जोड़ा हमने I, दोनों सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। अब देखो गाइज, मैंने आपको बताया था कि जब नीदर नोर से, आई मीन नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, बाद वाले। तो बाद में कौन आएगा हमारा, नोर के बाद, नोर के बाद कौन है, आई। इसमें वर्ब किसके हिसाब से आएगी हमारी, आई के हिसाब से। अगर कोई में पोजीशन शो करता है तो वो भी मैं आई के हिसाब से। अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स फ्रॉम दिस मैन। लाइक जैसे नाइदर यू नॉर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो देखो यहाँ फिर यू जोड़ा और शी को, लेकिन हाईलाइटर किसका है, बाद वाले का, तो शी के हिसाब से बनेगा। अंडरस्टैंड, और लेते हैं एग्जाम्पल्स। सपोज दैट अगर मैं नन बट में लूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बोलूँ कि नन ऑफ यू बट she, none of you but she has done her homework। ठीक है, तो गाइस जैसे आपने पढ़ा होगा कि नन ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, प्रोनाउन जो आता है वो ऑफ के बाद वाला नाउन है, प्रोनाउन के अनुसार आता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना कि मैं नन वर्ड से दो सब्जेक्ट जोड़ूंगा। एक सब्जेक्ट तो खुद हो गया और दूसरा सब्जेक्ट किसके बाद आया हमारा, बट के बाद। तो ये हाईलाइटर किसका होता है, बाद वाले का। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, शी होगा। इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर, इसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें होता है नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद नॉट बट और नॉट, देन द वर्ब फॉलोज दैट सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट। आई मीन टू से फ्रेंड, जब कभी भी दो सब्जेक्ट हमारे नोट वर्ड से या फिर नॉट से जोड़े जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, अगर नोट वर्ड से जोड़ेंगे तो वर्ड के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम नॉट से जोड़ते हैं तो नॉट से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं, जैसे इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, नॉट और बट नॉट, मतलब नॉट वर्ड से मैंने ये दो सब्जेक्ट जोड़े, एक सब्जेक्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट और एक सब्जेक्ट गाइस हमारा ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना कि नोट के बाद जो सब्जेक्ट आता है असल में वो सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, ये होगा वर्ड के बाद। तो वर्ड के बाद अब ये जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वर्ड के साथ, वर्ड के बाद वाले सब्जेक्ट। मान लो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी। पोजीशन भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार शो होगा। अंडरस्टैंड, इन द सेम वे गाइस
नोट से अगर दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे, जैसे एक सब्जेक्ट ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, तो आपको ध्यान रखना नोट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है असल में वो सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट कौन होगा? पहले वाला। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है गाइस तो ये वर्ब जो आएगी हमारे ये भी सिंगुलर होगा, और अगर ये प्रोनाउन अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और पोसेशन भी किसी के साथ किससे हिसाब से करेंगे? इसी सब्जेक्ट के अनुसार पोसेशन भी शो करेंगे। गाइस बहुत से इसे पॉजेसिव केस बोलते हैं, पहले उनका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बहुत से इसे क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। बहुत बड़े बड़े टीचरों को भी देखा है, एक्चुअली ये गलत बोलते हैं। अगर हम रूल्स ऑफ रीडिंग की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग की बात करें, तो हम सिंपली जानते हैं कि एस जो है जेड कहाँ पर जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो जब एम से पहले एस आएगा या एम के बाद एस आएगा तो ये जे पड़ा जाता है पहली कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखना जब एस के बाद एम आएगा या एम के बाद एस आएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो एस क्या पड़ा जाएगा? जेड। इसके अलावा वाई के बाद जब कोई एस आएगा या डब्ल्यू के बाद एस आएगा तो यहाँ भी एस क्या होगा? जेड पड़ा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, जे पड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर एस से पहले वोवेल आएगा और एस के बाद वोवेल आएगा तो उस कंडीशन में हम एस को जेड पढ़ते हैं। जैसे रोज पढ़ा होगा, रेजिडेंस पढ़ा होगा या प्रेसिडेंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। जबकि अगर हम पोसेसिव इसकी बात करें तो ये आपको देखो यहाँ भले ही हमारा वोवेल है और यहाँ भी वोवेल है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इस एस के बाद वोवेल नहीं है, एस दे रखा है और एस क्या होता है? कॉन्सोनेंट, इसलिए वाला एस क्या पड़ जाएगा? सिर्फ। अगर मैं अगले की बात करूँ तो यहाँ मान लो वोवेल दे रखा है, यहाँ वोवेल दे रखा है, लेकिन इस एस के बाद एक एस और दे रखा है, तो ये गाइस हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। ऐसे जैसे एक्सेप्ट होता है ना, एक्सेप्ट, तो देखो वैसे सी का है, सी के बाद जब आई ई बाई आता है तो सी से पड़ा जाता है, अन्यथा क्या पड़ा जाता है? इनके अलावा कोई और लेटर आता है, तो देखो ये वाला सी क्या पड़ा जाएगा, लेकिन ये वाला से। इसी तरीके से यहाँ जो ऐसे ही से पड़ा जाएगा। ठीक है, पोसेसिव होगा ना कि पॉजेसिव, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। बहुत मिस्टेक करते हैं पढ़ने में बड़े बड़े। चलो उसको छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक्चुअली एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो। जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो गाइस देखो मैंने नॉट वर्ड से दो सब्जेक्ट जोड़े, एक वर्ड से जोड़ा और एक ही नॉट। तो नॉट के बाद वाला जो है ये भी सब्जेक्ट है और वर्ड के बाद जो है देखो डिटरमाइनर प्लस नाउन, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है गाइस, सब्जेक्ट हमारा जो मेन होता है वो वर्ड के बाद वाला होता है। तो देखो प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब भी कैसा है हमारा? अंडरस्टैंड? तो ये एग्जांपल आपको इजी समझ में आ गया होगा। और अगला सेंटेंस देखते हैं गाइस, शी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो देखो नोट से पहले सब्जेक्ट दे रखा है और नोट के बाद भी सब्जेक्ट। तो नोट के बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है असल में ये सब्जेक्ट होता नहीं है, तो पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हाईलाइटर किसका होता है? पहले वाले का। अब पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें गाइस हमारा क्या आएगा? वो भी सिंगुलर। आई होप गाइस ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला कॉन्सेप्ट है हमारा 8वां, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ईच, आइदर, नाइदर या फिर वन, और एक होता है हमारा नन, तो ऐसी कंडीशन में आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर जब कभी भी नन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा, यानी केवल नन होगा, नन ऑफ यूज नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब भी और प्रोनाउन भी दोनों ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर नन ऑफ की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है। ठीक है, कंडीशन है इसकी, तो बताए जाएंगे जब नन ऑफ की बात चलेगी। ठीक है, फिलहाल मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, कोई प्रोनाउन होगा गाइस तो उस कंडीशन में हिज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसको डिनोट करते हैं? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर किसको लेके चलता है? मैस्कुलिन जेंडर। अंडरस्टैंड? इसलिए एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड, आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट, मतलब मैंने 2 मेहमानों को इन्वाइट किया। बट नाइदर हैज कम, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ना तो ये और ना ये, दोनों में से कोई नहीं मतलब ना। ठीक है, अगर मैं आइदर की बात करूं तो आइदर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? या तो ये या फिर ये। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ही प्रपोज्ड बोथ द गर्ल्स, कि उसने दोनों लड़कियों को प्रपोज किया। बट आइदर हैज रिस्पोंडेड, लेकिन उनमें से एक ने रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना गाइस कि आइदर हमारा सिंगुलर है, इसमें वर्ब सिंगुलर है। इसमें देखो इसे नाइदर भी सिंगुलर होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसमें वर्ब हमारा सिंगुलर। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस एरर को सॉल्व करते हैं। जैसे
The professor asked the students if every one of them were ready to go for a picnic on the coming Sunday. ठीक है, तो प्रोफेसर ने छात्रों से कहा, क्या कहा कि अगर एवरी वन ऑफ देम, तो देखो लिखा हुआ एवरी वन ऑफ देम, तो एवरी, मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछले कॉन्सेप्ट में कि ऑफ से जब दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऑफ से पहला आया वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट कौन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये क्या है सिंगुलर प्रोनाउन। ऐसी कंडीशन में गाया जाने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्ब दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह वॉज हो जाएगा, WAS वॉज। अंडरस्टैंड। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट दे रखा है आफ्टर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, EPC इत्यादि। नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म एंड द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर। ठीक है, आई मीन टू से फ्रेंड्स, जब कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ या वन ऑफ से मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा। वो क्यों होगा फ्रेंड्स, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर मैं ईच ऑफ की बात करूँ तो ईच ऑफ के बाद जो फ्रेंड नाउन आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा। और होगी क्या कंडीशन इसकी, या तो ये दो होंगी या फिर मोर देन दो, यानी या तो दो से ज्यादा होंगी या फिर या दो होंगी ईच ऑफ के बाद। ठीक है, अगर मैं फ्रेंड बात करूं आइदर की, तो आइदर ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, PCN होगा, प्लूरल काउंटेबल। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये हमेशा जो होगा ऑलवेज टू, ये हमेशा दो ही होंगी, क्योंकि दो में से किसी एक की बात करते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं नाइदर की बात करूं फ्रेंड, नाइदर ऑफ की, तो इसमें जो ये कंडीशन होगी नाइदर ऑफ की गाइस, तो ये भी क्या होगी, ये PCN तो होगी, लेकिन ये भी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज, ये भी ऑलवेज कितनी होंगी, दो। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरी वन ऑफ या फिर एवरी प्लस नाउन ऑफ की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, लेकिन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा PCN होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। और ये जो नाउन होगा वो हमेशा ऑलवेज मोर देन टू, ऑलवेज मोर देन टू, हमेशा दो से ज्यादा होंगी। एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, एक नेगेटिव, इसी का नेगेटिव पार्ट भी होता है नन ऑफ, आपने देखा होगा। नन ऑफ के बाद भी आने वाला जो नाउन होगा वो अगर काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा और हमेशा ही दो से ज्यादा होगा, यानी इसे भी हम कह सकते हैं ऑलवेज मोर देन टू। PCN तो होगा लेकिन हमेशा दो से ज्यादा, ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है और ये पॉजिटिव पार्ट। अगर मैं बात करूँ गाइस वन ऑफ की, ठीक है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा ये हमेशा अगर काउंटेबल है तो हमेशा PCN होगा, वो दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये दो भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन आगे जो वर्ब आएगा और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गाइस हमारा एग्जाम्पल है ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस। ठीक है, तो ये स्नेक्स की बात चली, देखो काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से आएगा हमारा, ईच के साथ, सिंगुलर। ठीक है, अगर कोई पोसेसिव शो होता है तो वो भी हम ईच के हिसाब से शो करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट, अगला सेंटेंस है, कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। तो अगर अगले सेंटेंस की बात करूं, वन ऑफ देम हैज स्टॉप्ड इन द एग्जाम। तो अगला सेंटेंस हमारा फ्रेंड्स, वन ऑफ देम हैज स्टॉप्ड इन द एग्जाम। तो उनमें से एक ने एग्जाम में टॉप किया है। ठीक है, तो अब ये वन के बाद जो देखो नाउन या प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है गाइस, हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है, क्योंकि है प्लूरल फॉर्म में, वर्ब जो आएगा वो किसके साथ आएगा, वन के साथ है, सिंगुलर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सेशन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं फिर, बाकी अगला सेशन लेकर आऊंगा मैं, और ये चैप्टर समाप्त करने के बाद 2 या 3 सेशन में एरर डिक्शन को भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन में होता है, लाइक एवरीबॉडी, समबडी,
nobody, anybody, someone, no one, none, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything। तो देखो इसमें कुछ वस्तु को डिनोट कर रहे हैं हमारे और कुछ व्यक्ति, ठीक है। तो जब व्यक्ति को डिनोट करेंगे और ये इस वाक्य का सब्जेक्ट होंगे तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा और उस कंडीशन में प्रोनाउन जो यूज करेंगे हम ही के पोसेसिव केस हिज को इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन टैग दिखाया जाएगा, क्वेश्चन टैग का रिक्वायरमेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ही की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, दे का, ठीक है। परंतु अगर वस्तु की बात करेंगे हम, वस्तु में अगर सब्जेक्ट वस्तु में दे रखा है, समथिंग दे रखा है, एनीथिंग दे रखा है, नॉट नथिंग दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन हम किसका इस्तेमाल करेंगे गाइस, पोसेसिव केस इट्स का। और इसके क्वेश्चन टैग की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड, दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक एवरीबॉडी नोस दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है। तो एवरीबॉडी क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब कैसे आएगी हमारी, सिंगुलर फॉर्म में। और हम जानते हैं कि V5 वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। तो नो में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। अंडरस्टैंड। अगला एग्जांपल, समवन अमंग हिज फ्रेंड्स लाइक्स पार्टी। हम जानते हैं कि पार्टी वर्ब भी होती है, ठीक है। तो देखो अमंग क्या है, प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ब जो आती है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, किसके, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है हमारा, समवन है, समवन सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो V5 वर्ब हमारी सही रखेगी। अब गाइस यहाँ अमंग क्यों आया, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए सामान्यतः हम क्या लगाते हैं, अमंग, और सामान्यतः दो के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ दो से अधिक के बीच में भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, वो जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व करिए और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठाए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गाइस कि अगर मैंने आपको सारे सेशन करा दिए तो अगर आप मतलब बिगिनर भी हो इस समय, अगर मुझसे जुड़ जाते हो तो मैं मानता हूँ बिगिनर के लिए भी 70+ मार्क्स बड़ी आराम से ले आओगे स्टैंड जाते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके पास ला पाऊँ। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसमें मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।